हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विद्या शर्मा जी के लिखे हुए उपन्यास का 7वां भाग। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। शाम का समय धीरे धीरे बड़ी खूबसूरती से आगे बढ़ रहा था। पूरे घर में एक खास तरह की चहल पहल थी, जैसे कोई त्योहार हो। पर नंदनी के मन में एक अजीब सी उदासी पसरी हुई थी, जैसे कोई बड़ा फैसला उसे अंदर से तोड़ रहा हो। वो चुपचाप आईने के सामने बैठी थी, हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहने, बाल खुले और चेहरा भावहीन। आज उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो उनकी तस्वीर से लिपट कर रोने लगी। माँ, मुझे खुश रहने का कोई हक नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि भगवान मुझसे हर वो चीज़ छीन रहे हैं जिसे मैं अपने दिल में बसाना चाहती हूँ। पहले आपको, अब मास्टर जी को। क्या मैं इतनी बदकिस्मत हूँ? तभी उसके पिताजी कमरे में आए और उसे यूं रोते देखकर एक पल को ठिठक गए। फिर उन्होंने उसे सीने से लगा लिया और उसके माथे पर हाथ फेरते हुए उसे कहा, तुम ऐसा क्यों सोचती हो मेरी बच्ची? बदकिस्मत तो वो है जिनके जीवन में तुम नहीं हो। तुम देखना, तुम्हारे आगे का जीवन खुशियों भरा होगा। तुम्हें ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो न सिर्फ तुम्हारा सम्मान करेगा बल्कि तुम्हारा बहुत ख्याल भी रखेगा। तभी बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। इसके साथ ही बुआ जी की आवाज आई, अरे मदन, कहाँ हो? जल्दी आओ, लड़के वाले आ गए। प्रोफेसर साहब ने नंदनी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, सदा खुश रहो, और बाहर चले गए। नंदनी फिर एकदम अकेली हो गई, क्योंकि पहले से कुछ उसको पता नहीं था, इसीलिए वो केतकी को भी नहीं बुला पाई। दूसरी तरफ आकाश, उसने एक सफेद कुर्ता पहना और बालकनी से नजरें हटाई। उसके चेहरे पर गहरी खामोशी थी। सुजैन की बातों, प्रोफेसर साहब की उम्मीदों और नंदनी के शब्दों ने एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी थी जिससे वो पार नहीं कर पा रहा था। ऊपर से प्रोफेसर साहब ने उसकी सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी कि वो नंदनी के सामने भी नहीं जा पा रहा था। लेकिन उसे जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लड़के वाले आ चुके थे और उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं करनी चाहिए। अपने मन को मजबूत कर, दिल को पत्थर बनाकर आकाश प्रोफेसर साहब और बुआजी के साथ दरवाजे पर पहुंचा। लड़के वालों का स्वागत करने के लिए उसने लड़कों से हाथ मिलाया और सम्मान सहित उन्हें अंदर ले आया। लड़का पढ़ा लिखा, सौम्य और सभ्य प्रतीत हो रहा था। उसके साथ उसके माता पिता, उसकी बहन आई थी। बुआजी भी बहुत उत्साहित थी और महाराज जी को कहकर उन्होंने तुरंत ही कई तरह की मिठाइयाँ, नमकीन और चाय नाश्ता मंगवाया। जब सब चाय नाश्ता कर चुके तब लड़के की माँ ने नंदनी को बुलाने के लिए कहा, भाई साहब, अब तो हमें नंदनी का चेहरा दिखा दीजिए, अब और इंतजार नहीं होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं दीदी, नंदनी को लेकर आना जरा। और बुआजी तुरंत नंदनी को लेने चली गई। नंदनी धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। सबकी निगाहें उसी पर जा टिकी। वो सिर झुकाए बैठ गई। लड़के ने नंदनी को देखते ही उसे पसंद कर लिया। लड़के की माँ बोली, बहुत प्यारी लड़की है, मुझे तो नंदनी पसंद है, पर बेटा हम चाहते हैं तुम भी हमारे बेटे को ठीक से देख समझ लो। वैसे तुम हमारे घर आओगे तो हमें बेहद खुशी होगी। पर नंदनी ने ना कुछ कहा ना ही लड़के को देखा। तब बुआजी हंसते हुए बोली, अरे बहन जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? हमारी नंदनी बहुत संस्कारी है, वो जानती है कि हम उसके लिए अच्छा ही चुनेंगे। दरवाजे के पास आकाश खड़ा सब बातें सुन रहा था। उसकी आंखों में एक गहरा शून्य था। वो अब न बाहर जा पा रहा था न भीतर। लड़के के पिताजी ने कहा, प्रोफेसर साहब, आपसे इनका परिचय नहीं करवाया। उन्होंने आकाश की तरफ इशारा करते हुए कहा। प्रोफेसर साहब बोले, अरे हाँ, बातों ही बातों में मैं भूल ही गया था। आकाश बेटा, इधर आओ। न चाहते हुए भी आकाश को उन सबके बीच जाना पड़ा। ये मेरा सबसे प्रिय और होशियार शिष्य है और हमारे साथ ही रहता है। सच कहूँ तो जब से आकाश आया है मेरी आधी चिंता दूर हो गई है। नंदनी की पढ़ाई का जिम्मा भी इसी के सर है। ये कह लीजिए कि अब ये हमारे घर का ही सदस्य है। थोड़ी देर में लड़के की माँ ने घोषणा कर दी कि उन्हें रिश्ता मंजूर है और लगे हाथ बुआजी ने भी तुरंत ही कहा कि हमें भी रिश्ता मंजूर है।
और जब रिश्ता मंजूर है क्यों ना एक छोटी सी रस्म कर ली जाए। उन्होंने सब पहले तैयारी कर रखी थी। लड़के के हाथ में पैसे रखकर उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया। फिर नंदनी की होने वाली सास ने भी नंदनी को कुछ फल, मिठाइयाँ और पैसे देकर नंदनी को अपनी बहू मान लिया। इस तरह से नंदनी का रिश्ता पक्का हो गया। बुआजी ने कहा, भाई अब तो सब लोग मुंह मीठा करो और जल्द ही शादी की तारीख निकलाओ। मैं पंडित जी से आज ही बात करूंगी। हाँ बहन जी, क्यों नहीं, अब तो देर नहीं करनी चाहिए। लड़के वाले जा चुके थे और काफी देर भी हो चुकी थी। बुआजी और नंदनी के पिताजी हॉल में बैठकर आगे की तैयारी के बारे में बात कर रहे थे। आकाश से बैठा नहीं गया, इसीलिए वो थकान का बहाना बनाकर अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गया। जबकि रात के सन्नाटे में नंदनी छत पर बैठी थी। दूर कहीं से गीत बजने की आवाज आ रही थी। वो आसमान की ओर देख रही थी और सोच रही थी, इस खाली आसमान की तरह मेरा जीवन भी खाली हो चुका है। इसके पास तो चांद सितारे हैं, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मेरे जीवन का अंधेरा मिटा सके। दो जीवन जो एक होकर खुशियों के बाग लगा सकते थे, अलग होकर अपने अपने उजड़े जीवन का मातम मना रहे थे। सगाई का पूरा एक दिन बीत चुका था। घर में एक तरह की अनकही खामोशी पसरी हुई थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो, लेकिन किसी ने चलना बंद नहीं किया। दीवारों पर लगी फूलों की मालाएं अब मुरझाने लगी थी। मिठाइयों के डब्बे आधे खाली हो चुके थे और चाय अब थकान का इलाज बन चुकी थी। नंदनी सुबह से ही किताबों के बीच सर झुकाए बैठी थी। पन्ने पलटते जा रही थी, लेकिन पढ़ कुछ नहीं रही थी। वो सिर्फ पन्नों की आवाज सुन रही थी, शायद अपने अंदर की खामोशी को दबाने के लिए। तभी दरवाजा खुला। सुजैन अंदर आई। गुड मॉर्निंग, उसने मुस्कुराते हुए कहा। नंदनी ने आंखें उठाई और हल्के से मुस्कुराई, बस उतना ही जितना जरूरी था। उसने ये तक नहीं पूछा कि सुजैन यहाँ क्यों आई है। सुजैन को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने ही बात की शुरुआत करते हुए कहा, कैसी हो? ठीक हूँ। नंदनी का वही पुराना जवाब। आकाश नहीं दिख रहा कई दिनों से। नंदनी ने नजरें झुका ली, जैसे किसी और बात का जवाब ढूंढ रही हो। मुझे उनके बारे में नहीं पता, बेहतर होगा आप उन्हीं से पूछ लीजिए। सुजैन पल भर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, तुम्हारी सगाई के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। वो लड़का समझदार लगता है। नंदनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सुजैन कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन कह ना सकी, क्योंकि सामने जो लड़की बैठी थी उसके चेहरे पर एक सूखी सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो हर जवाब से ज्यादा भारी होती है। शाम ढलते ही बुआजी की आवाज आई, अरे देखो तो केतकी आ गई। केतकी दौड़ती हुई अंदर आई और सीधा नंदनी के कमरे की ओर भागी और पहुंचकर सीधा नंदनी पर बरसते हुए बोली, तूने बिना बताए सगाई कर ली। वैसे तो हर बात पर सुबह शाम केतकी केतकी करती रहती है, और तेरे जीवन में इतना बड़ा दिन आया और तूने केतकी को बताना भी जरूरी नहीं समझा। आज से मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि मैं तुझसे बहुत नाराज हूँ। तूने मेरा बड़ा दिल दुखाया है। नंदनी ने उसकी बाह थाम ली। कुछ देर तक कुछ नहीं बोली, फिर बुदबुदाई, मैंने नहीं की, कर दी गई। केतकी का चेहरा गंभीर हो गया। तो खुश तो नहीं है, फिर तूने हाँ क्यों कही? नंदनी चुप रही। इस बार केतकी को कोई जवाब नहीं मिला। कम से कम मुझसे तो मत छुपा नंदू, केतकी की आवाज भर्राई। मैंने कुछ नहीं छुपाया केतकी, बस कुछ कहने को बचा ही नहीं। सब चाहते हैं मैं जल्दी से यहाँ से चली जाऊं, इसीलिए मैंने भी हाँ कर दी। फिर किसके भरोसे मना करती? तुझे तो सब पता है। कौन कौन है जो ऐसा चाहता है? मैं तो अपनी सहेली को दूर नहीं भेजना चाहती। मैं तो चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहे। पगली, तेरे चाहने से क्या होता है? एक दिन तो तू भी आखिर चली ही जाएगी। अच्छा ये सब छोड़ बातें, कल से स्कूल आ जाना, परीक्षा नजदीक आ रही है, पढ़ाई भी करनी है देवी जी। केतकी ने उसका मन बहलाने की गरज से कहा। अब पढ़ाई का क्या करना है? ये कैसी बातें कर रही है? तुझे तो बड़ा पढ़ना था, पर अब मन नहीं है। ठीक है, चाचा जी से कहकर दोनों का नाम कटवा लेते हैं। केतकी नंदनी को खुश करने की तमाम कोशिश कर रही थी, पर नंदनी जैसे हंसना ही भूल गई। आकाश इस वक्त लाइब्रेरी में था, एक हाथ में किताब, दूसरे में कॉफी का कप, पर आंखें खिड़की से बाहर थी। तभी प्रोफेसर साहब आए और बोले, आकाश जरा कुछ बात करनी थी। जी सर।
नंदिनी की शादी जल्दी करनी है, बुआ जी पंडित जी से मिलकर तारीख निकलवा रही है, पर मैं चाहता हूँ तुम एक बार जाकर नंदिनी से पूछ लो, कोई दुविधा तो नहीं है। आकाश ने एक पल उनकी ओर देखा, फिर सिर झुका लिया। मैं पूछ लूंगा सर। प्रोफेसर साहब ने धीरे से आकाश के कंधे पर हाथ रखा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है बेटा, अब भी बस यही चाहता हूँ कि मेरी बेटी के चेहरे पर मुस्कान रहे। आकाश ने जी कहा, लेकिन उसके होंठ कांपे नहीं, शायद भीतर कुछ हिल रहा था। दूसरे दिन दोपहर को सुजैन कॉलेज में आकाश के पास आई। वो जानती थी आकाश उससे बच रहा है या खुद से। तुम मुझसे बात नहीं कर रहे? सुजैन ने कहा। ऐसा कुछ नहीं, आकाश ने हल्के स्वर में कहा। तुम्हारी आंखें कहती है बहुत कुछ है जो तुम्हारे अंदर दबा है। तुम चाहते हो कोई तुम्हें सुने, पर सुनने वाला कोई नहीं है। आकाश मुस्कुराया, लेकिन आंखें भीग गई। तुम बहुत समझदार हो सुजैन, उसने कहा। कभी कभी ये समझदारी ही सबसे बड़ा बोझ होती है। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो मुझे अपनी बात कह सकते हो। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद ना कर पाऊँ, शायद मैं तुम्हें कोई तसल्ली भी ना दे पाऊँ, लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकती हूँ कि मुझसे अपनी मन की बातें कहने के बाद से तुम्हारे मन का बोझ हल्का जरूर हो जाएगा। आकाश ने धन्यवाद कहा और कहा, फिलहाल मैं अपने आप को संभाल सकता हूँ, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़ी तो जरूर आपके पास आऊंगा। सुजैन खुश होते हुए बोली, मैं उस दिन का इंतजार करूंगी। फिर कुछ पल के लिए दोनों में खामोशी छा गई। तब आकाश ने पूछा, क्या आप सिर्फ इसीलिए यहाँ आई थी या कॉलेज में कुछ और काम था? सुजैन ने बात बदलते हुए कहा, नहीं, मुझे कॉलेज से कुछ बुक्स के ऑर्डर मिले थे, बस उसी के सिलसिले में बात करने आई थी, लेकिन प्रिंसिपल साहब मिले नहीं। हाँ, वो किसी सेमिनार के लिए बाहर गए हैं, 2 दिन के बाद ही आएंगे, तब आप उनसे मिल लीजिएगा। अच्छा चलिए, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी चलती हूँ। लेकिन तभी पीछे से हेमंत की आवाज आई, अरे मैडम जी, कहाँ जा रही हैं? आप मेरे कॉलेज आई और मुझसे मिले बिना ही जा रहे हैं। ये तो दोस्त की सरासर बेइज्जती है। आकाश ने कहा, लीजिए आपका दोस्त आ गया, अब आप बोर नहीं होंगे, मैं तो चलता हूँ, आप लोग ये बातें कीजिए। ये कहकर आकाश चला गया। हेमंत सुजैन से कहता है कि मेरी क्लास खाली है, मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? सुजैन ने कहा, हाँ बिल्कुल, चलो कैंटीन में बैठकर चाय पीते हैं। अरे वाह, इससे अच्छा विचार और क्या हो सकता है, चलिए। शाम को बारिश हो रही थी। आकाश हॉल में था और नंदिनी भी। दोनों एक दूसरे को देख सकते थे, लेकिन आंखें नहीं मिली। बाहर बारिश की बूंदें सब कुछ भिगा रही थी, पत्तों को, आंगन को, शायद उनके भीतर की कोई स्मृति को भी। एक ही जगह दो लोग, फिर भी बीच में मौन की इतनी गहरी खाई कि कोई आवाज उस तक पहुंच ही न पाए। आकाश ने उसे देखा, उसके भीगे चेहरे पर वही उदासी थी। वो कुछ कहना चाहता था, नंदनी, लेकिन बस यही नाम होठों तक आया, आगे कुछ न कह पाया। नंदनी मुड़ी और धीमे कदमों से चली गई। रात को सब सो चुके थे। नंदिनी की खिड़की से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी। वो डायरी में कुछ लिख रही थी। बाहर अचानक से शोर उठा। कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, जैसे कई सारे लोगों की भीड़ आगे बढ़ रही हो। उसने अपनी खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर देखने की कोशिश की, कोई चोर तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। वो वापस अपने बिस्तर पर आ गई और सोने का प्रयास करने लगी। आज जैसी सुबह देर से हुई थी। काले बादलों की वजह से सूरज अभी तक उसके पीछे दुबका पड़ा था। रात की बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया था। पेड़ों पर पानी की बूंदें अब भी रह रहकर झड़ रही थी। आंगन भी नहाया धोया सा लग रहा था। एक तरह से अगर देखा जाए तो पूरी सुबह भीगी हुई थी और आसमान पर अभी भी बादलों की हल्की चादर तनी हुई थी। नंदिनी की आंखें लाल थीं, जैसे सारी रात उसने नींद से समझौता किया हो। उसे महसूस हुआ कि उसके सर में दर्द हो रहा है। वो हिम्मत करके उठी और रसोई के पास जाकर खड़ी हो गई। महाराज जी ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ बिटिया, कुछ चाहिए क्या? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। महाराज जी, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, एक अच्छी सी चाय बना देंगे क्या? हाँ हाँ बिटिया, क्यों नहीं, तुम चलो, मैं अभी लेकर आता हूँ। लेकिन नंदनी अपने कमरे में न जाकर वहीं हॉल में बैठ गई। थोड़ी देर में महाराज जी चाय का प्याला लेकर उसके सामने हाजिर हो गए। ये लो बिटिया, अदरक वाली एकदम कड़क चाय। लगता है तुम रात को ठीक से सोई नहीं हो। हाँ महाराज जी, रात को बाहर कुछ हलचल सी सुनाई दी। बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे थे। ऐसा लगा जैसे कोई भीड़ थी, लेकिन कुछ दिखा नहीं। उसके बाद बारिश होने लगी।
पर हमें तो कुछ पता नहीं चला बिटिया, ये कब हुआ? हम भी आजकल घोड़े बेचकर सोने लगे हैं। हे प्रभु, कोई चोरी चाकरी तो नहीं हुई? पता नहीं, नंदनी ने सिर हिलाया, पर एक अजीब सी बेचैनी अब भी है। तभी आकाश ने सीढ़ियों से उतरते हुए आता दिखा। नंदनी को हॉल में देखकर उसके कदम ठिठक गए, पर महाराज जी ने उसे देख लिया और कहा, आओ आकाश बेटा, तुम भी चाय पी लो। और नंदनी बिटिया, क्या कह रही थी? कल बाहर कुछ हलचल हो रही थी, कोई भीड़ दिखाई दी, तुमने भी सुना क्या? लगता है बुढ़ापा ही आ गया है, ना तो सुनाई देता है ना दिखाई देता है। वैसे भी तुम भी थके थके से लग रहे हो, क्या तुम भी नहीं सो पाए हो? आकाश अनमने मन से बोला, नहीं मैं ठीक हूँ। अच्छा बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय लाता हूँ, नंदनी बिटिया के लिए बनाई है। आकाश सीढ़ियों पर खड़ा रहा, वो ना लौट पा रहा था ना आगे बढ़ पा रहा था। तभी नंदनी उठ के वहां से चली गई। फिर आकाश हॉल में आ गया। महाराज जी चाय लेकर आए और बोले, पता नहीं क्या हुआ है, जब से नंदनी बिटिया का रिश्ता तय हुआ है उसका मन बुझा बुझा सा रहता है। और हो भी क्यों ना, शाम को छोड़कर जाने का दुख तो होता ही होगा। आकाश अनमने ढंग से चाय का कप हाथ में लिए फिर होठों पर लगाता, फिर कभी नीचे रखने जाता। उसे समझ नहीं आ रहा था वो आखिर करे तो करे क्या, सब कुछ कैसे संभाले। फिर वो उठकर अपने कमरे में तैयार होने चला गया। थोड़ी देर में नंदनी स्कूल चली गई और बुआजी अपनी पूजा पाठ में लग गई, जबकि प्रोफेसर साहब कुछ शांत से बैठी हैं। आकाश ने कहा, सर आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, आज मेरा कॉलेज जाने का मन नहीं है, तुम जाओ, अगर मुझे ठीक लगा तो मैं बाद में आ जाऊँगा। सर कोई दिक्कत की बात हो तो मैं डॉक्टर को बुला लूँ? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, तुम बेफिक्र रहो। कॉलेज में आकाश जैसे ही कॉलेज पहुंचा, सामने सुजैन आ गई। गुड मॉर्निंग, उसने मुस्कुराकर कहा। गुड मॉर्निंग, आकाश ने धीरे से कहा, आज तुम काफी थके हुए लग रहे हो। शायद नींद पूरी नहीं हुई, उसने कहा और नजरें फेर ली। सुजैन ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से बोली, कल रात जो हुआ उसका कुछ पता चला? नहीं, नंदनी के अलावा ये शोर और किसी ने नहीं सुना, पर नंदनी परेशान लग रही थी। आकाश ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। तुम्हें उसकी इतनी चिंता क्यों है? सुजैन कुछ पल चुप रही, फिर मुस्कुराई, क्योंकि वो तुम्हारे दिल के बहुत करीब है और अब मैं बहुत धीरे धीरे तुम्हारे करीब आ रही हूँ। ये बात हवा में गूंज गई। आकाश कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसकी सांसें तेज हो गई। घबराओ मत, मैं उसकी जगह नहीं लूंगी, बस इतना चाहती हूँ कि तुम जानो मैं देख सकती हूँ वो जो तुम छुपा रहे हो। उसने अपनी किताब उठाई और चली गई। आकाश वहीं बैठा रह गया, जैसे किसी ने उसके भीतर की बात बिना पूछे ही पढ़ ली हो। उधर प्रोफेसर साहब आजकल कम बोलने लगे थे। उनका ज्यादातर वक्त पूजा के कमरे में बीतने लगा था। कभी अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने बैठ जाते तो कभी पुरानी चिट्ठियां पलटते। बुआजी ने देख लिया और टोक दिया, भाई साहब अब इन भावनाओं से ऊपर उठिए, नंदनी की शादी की तैयारी करनी है। पंडित जी से बात हुई है, अगले महीने की पूर्णमासी को शादी की तारीख निकाली है। इतनी जल्दी? उन्होंने चौंक कर पूछा। हाँ जल्दी क्या है, रिश्ता पक्का हो गया, लड़के वाले भी तैयार है, तुम बस तैयारियों में लग जाओ। पर नंदनी तैयार नहीं लगती मुझे। अरे लड़कियां ऐसी ही होती है, शादी का नाम सुनते ही चुप हो जाती है, डर जाती है, बाद में सब ठीक हो जाता है। प्रोफेसर साहब कुछ नहीं बोले, बस हल्के से सिर हिलाया। शाम की हवा में आकाश बगीचे में बैठा हुआ था। दूर कहीं से कोई पुराना गीत बज रहा था, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। नंदनी उसके पास से गुजरी, फिर 2 कदम बाद ठिठक गई। आपकी किताब गिर गई, उसने कहा और किताब उठाकर उसकी ओर बढ़ा दी। आकाश ने किताब ली, उसकी आंखें एक पल के लिए नंदनी की आंखों में ठहर गई। सब ठीक है? उसने पूछा। ठीक है, तुम्हारी आंखें कहती है कुछ और, आपकी आंखें तो बहुत कुछ कहती है, पर आप भी कुछ कहते नहीं। इस बार आकाश चुप हो गया। चलती हूँ, नंदनी ने कहा और चली गई। पीछे सिर्फ वही अधूरा वाक्य रह गया जो कहा नहीं गया। रात को खाने की मेज पर सभी एक साथ थे, क्योंकि आज तो बुआजी ने खुद आकाश को खाने के लिए बुलाया था। खाना शुरू ही हुआ था कि बुआजी ने चहकते हुए आकाश को फिरनी परोसते हुए कहा, ये लो बेटा, मुंह मीठा करो।
नंदिनी की शादी की तारीख निकल आई है। अगले महीने पूर्णमासी को लग्न का मुहूर्त तय हुआ है। आकाश के हाथ से निवाला छूटते-छूटते बचा। उसने बड़ी मजबूती से खुद को संभाला और एक फीकी सी मुस्कान चेहरे पर ले आया। नंदिनी उसे ही देख रही थी। आकाश की मुस्कान देखकर उसका जी और जल गया और आकाश ये सोचकर अंदर ही अंदर टूटने लगा कि अब नंदिनी उसके जीवन में सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। उसके बाद वो शायद उसे देख भी नहीं पाएगा। रात का खाना खत्म हो चुका था। सब अपने-अपने कमरे में थे। नंदिनी फिर से खिड़की के पास बैठी थी। बाहर एक बार फिर हलचल थी। इस बार वो तुरंत उठी और बालकनी में गई। सामने वाले मकान की छत पर कोई परछाई थी, जैसे कोई लड़की हो, लंबी चोटी, सफेद दुपट्टा। नंदिनी जोर से आवाज दी, कौन है? परछाई पलटकर नहीं देखी, बस दीवार पर से उतरकर गली में गायब हो गई। नंदिनी की आंखें अब भी उस खाली गली को देख रही थी। अगले दिन नंदिनी जब काफी देर तक सोकर नहीं उठी तो बुआजी उसे जगाने उसके कमरे में गई, लेकिन ये क्या, उसे तेज बुखार था। उसका शरीर बुरी तरह से तप रहा था। बुआजी ने तुरंत प्रोफेसर साहब और महाराज जी को आवाज दी, मदन यहाँ आओ, देखो तो नंदिनी की तबीयत कितनी खराब है। प्रोफेसर साहब और महाराज जी भागते हुए कमरे में गए। उन्होंने नंदिनी का माथा छुआ। ये तो किसी अंगारे की तरह जल रहा है, जल्दी से डॉक्टर साहब को बुलाना होगा। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को फ़ोन किया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आ गया। जब डॉक्टर आ रहा था अंदर, तभी आकाश भी ऊपर से नीचे आया था। उसने डॉक्टर को देखकर कहा, नमस्कार डॉक्टर साहब, आप यहाँ? क्या घर में कोई बीमार है? शायद नंदिनी की तबीयत खराब है। उन्होंने फ़ोन करके मुझे आने के लिए कहा। नंदिनी? ये सुनते ही आकाश के चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। वो तुरंत डॉक्टर से पहले नंदिनी के कमरे की तरफ भागा। उसे देखते ही प्रोफेसर साहब ने कहा, देखो ना आकाश, नंदिनी को कितना तेज बुखार है और किसी को खबर तक नहीं है। नंदिनी की हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। वो तो इसी बात से परेशान हो उठा, ये सब उसकी वजह से हुआ है। डॉक्टर साहब नंदिनी की कभी आंखें देखते तो कभी उसकी नब्ज टटोलते। कुछ देर के बाद उन्होंने प्रोफेसर साहब की तरफ देखते हुए पूछा, बच्ची को क्या कोई परेशानी है क्या? जी नहीं, ऐसी तो कोई परेशानी नहीं है। अभी तो इसकी सगाई हुई है, वो भी इसकी मर्ज़ी से, और अगले महीने की पूर्णमासी को शादी की तारीख निकली है। शायद इतनी जल्दी शादी की तारीख निकलने की वजह से इनको कोई तनाव हो गया हो। फिलहाल मैंने दवाई दी है, जल्दी ठीक हो जाएगी, लेकिन इनके तनाव का कारण पता करिए। यह कहकर डॉक्टर चला गया। प्रोफेसर साहब नंदिनी के पास बैठकर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए बोले, सब कुछ तो मैंने तुझसे पूछकर ही किया है, फिर तुझे किस बात की चिंता है? अगर तुझे शादी नहीं करनी तो साफ-साफ कह देती। तभी बुआजी बोली, ऐसी कोई बात नहीं है मदन। दीदी आप चुप रहिए, मैंने आपको हमेशा कहा है कि नंदिनी की शादी अभी नहीं करनी है, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। तभी प्रोफेसर साहब आकाश के पास आए और उसका हाथ पकड़ते हुए बोले, आकाश ऐसा कैसे हो गया? आकाश कुछ नहीं बोला, बल्कि अपराधी की भांति सर झुकाए खड़ा रहा। प्रोफेसर साहब बोला, जैसे ही नंदिनी जागती है मैं उससे बात करूंगा, और अगर उसे शादी से जरा सी भी परेशानी है तो मैं उसकी शादी नहीं करूंगा, चाहे फिर कोई मुझे रिश्ता तोड़ ले। उनका इशारा बुआजी की तरफ ही था। ये बात बुआजी अच्छे से समझ रही थी, इसीलिए वो चुप रही। आकाश दीवार का सहारा लेकर खड़ा हो गया। प्रोफेसर साहब नंदिनी के पास ही बैठे रहे, बस बुआजी ही चली गई। सभी नंदिनी के जागने का इंतजार कर रहे थे। इधर केतकी इन सब से अनजान सैम के ख्यालों में खोई थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि अगर मैं मदद करूं तो शायद सैम ठीक हो सकता है। वो एक अच्छा इंसान है और एक सामान्य जिंदगी जीने का उसको भी हक है। और अगर मेरी कोशिशों से वो ठीक हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। उसने फैसला लिया कि वो आज स्कूल नहीं जाएगी, बल्कि सैम से मिलने जाएगी। इस बात को वो नंदिनी से भी नहीं बताएगी। केतकी ने अपने घर में बताया कि वो नंदिनी से मिलने जा रही है और वो सीधा सैम के घर जा पहुंची। उस वक्त सुजैन घर पर नहीं थी, शायद वो अपने बुक शॉप पर थी। वो धीरे-धीरे कदमों से दरवाजे तक पहुंची। उसने एक बार फिर से अपने आप को समझाया और दरवाजे पर दस्तक दी। कई बार दरवाजा खटखटाया पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वो परेशान हो उठी और वापस जाने लगी। तभी खिड़की से उसे सैम ने पुकारा, दोस्त तुम कहाँ जा रही हो? केतकी तुरंत पलटी। उसके चेहरे पर लाख आने की मुस्कान तैर गई। उसने हाथ हिलाकर सैम से अभिवादन कहा तो सैम ने भी उसका जवाब दिया और कहा,
अभी दीदी घर पर नहीं है, उसने कहा है जब तक वो न आ जाए दरवाज़ा किसी के लिए ना खोलो। अच्छा, तो तुम अपनी दीदी की हर बात मानते हो? सैम ने सिर हिलाकर कहा, हाँ क्यों नहीं, वो मेरी दीदी है। और दोस्त की बात नहीं मानते क्या? सैम सोच में पड़ गया, फिर बोला, मानते तो है लेकिन आज मैं दीदी से पूछ लूंगा, फिर कल से तुम्हारी बात भी मानूंगा। मैं यहीं खड़ी होकर तुमसे बात तो कर सकती हूँ। सैम हंसते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं। केत की खिड़की के पास खड़ी रही, काफी देर तक सैम से बातें करती रही और उसके अतीत के बारे में जाने कितनी बातें पूछ डाली। फिर उसके मन में ख्याल आया, नंदनी के घर जाने को बोला था, अगर नहीं गई तो शायद घर में हंगामा हो सकता है। लेकिन नंदनी तो स्कूल गई होगी, मैं जाकर भी क्या करूंगी। ये सोचकर वो वापस घर लौट गई। इधर सुजैन दुकान बंद करके घर निकलने ही वाली थी कि हेमंत वहां पहुंच गया और अपने गज भर की मुस्कान लेकर बोला, गुड आफ्टरनून मिस सुजैन। सुजैन ने भी हंसते हुए कहा, तुम तो मेरे दोस्त बन चुके हो ना, तो फिर औपचारिकता किस बात की, तुम मुझे सीधे सुजैन कह सकते हो। इस बात पर तो हेमंत की बाँछें ही खिल गई। वो खुशी को छुपा नहीं पा रहा था और बोला, आपको पता नहीं मिस सुजैन कि आपने मुझे कितना ऊंचा उठा दिया है। सुजैन ने उसकी तरफ थोड़ा आंखें तरेर कर देखा तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और बोला, अच्छा अच्छा ठीक है सुजैन, पर बाकी बातें मेरी बिल्कुल सही है। इस पर सुजैन मुस्कुराई और बोली, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, दोस्त तो बराबर होते हैं। अच्छा आज तुम यहाँ अकेले कैसे, तुम्हारा दोस्त आकाश कहाँ है? हेमंत बोला, उसका तो कुछ समझ नहीं आता, कह कहकर थक चुका हूँ कि एक बार नंदनी से सच कहकर देख, लेकिन वो है कि सुनने को तैयार नहीं, एकदम अड़ियल घोड़े जैसा हो गया है। अब तो नंदनी की शादी भी होने जा रही है, पता नहीं क्या होगा। सुजैन ने कहा, मैंने भी उससे यही बात कही थी लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि सुजैन की मन ही मन इस बात से कहीं न कहीं खुश तो थी क्योंकि वो भी आकाश को पसंद करती थी और अगर नंदनी की शादी कहीं और हो जाती है तो उसे आकाश से अपनी बात करने का एक मौका मिल जाएगा। हेमंत वहाँ से लौटने लगा तो उसे रास्ते में राधा मिल गई और हेमंत ने सोचा कि लगे हाथ ये किस्सा भी सुलझा लेता हूँ। उसने सभ्यता से राधा से बात करने के लिए समय मांग लिया। घर का वातावरण शांत था लेकिन उस शांति में एक अनकही बेचैनी गूंज रही थी। प्रोफेसर साहब की आंखों में नींद नहीं थी और बुआजी की चाल में चिंता थी। सबकी निगाहें बस उस दरवाजे पर टिकी हुई थी जिसके भीतर नंदनी सोई थी, एक टूटे हुए हौसले और तपते माथे के साथ। दिन धीरे धीरे ढल रहा था और शाम की हल्की रोशनी कमरे में छनकर आ रही थी जब नंदनी की पलकें धीरे धीरे खुली। उसके माथे पर अभी भी ठंडे पानी की पट्टियां रखी थी। पास में बैठे प्रोफेसर साहब ने उसकी आंखें खुलती देख राहत की सांस ली। नंदनी बेटा, कैसी तबीयत है अब? उन्होंने नरम स्वर में पूछा। नंदनी ने हल्की सी मुस्कान दी। ठीक हूँ पिताजी, अब बिल्कुल ठीक हूँ। उसकी आवाज़ कमजोर थी लेकिन आत्मविश्वास से भरी हुई। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे के पीछे आकाश खड़ा था, अपने ही ख्यालों में खोया हुआ। आकाश ने धीमे कदमों से कमरे में प्रवेश किया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में चिंता की लकीरें गहरी थी। उसने नंदनी को देखा, फिर उसके पास पहुंचा। कैसी हो? उसने धीमे से पूछा। नंदनी कुछ पल उसे देखती रही, वही आंखें, वही चेहरा जिसे देखकर कभी उसका दिल धड़कता था, आज भी धड़कता है, मगर अब धड़कन का मतलब बदल चुका है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नंदनी ने शांत स्वर में कहा। प्रोफेसर साहब ने कहा, तुम जरा नंदनी के पास बैठो, मैं अभी आता हूँ। वो मैं, आकाश कुछ कहना चाहता था लेकिन शब्द गले में ही अटक गए। नंदनी ने उसकी बात बीच में ही रोकते हुए कहा, मास्टर जी मुझे पता है आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन मैं अब आगे बढ़ चुकी हूँ, जो होना था हो गया और अब मैं अपने नए जीवन की शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। आकाश ने उसकी आंखों में देखा। वो ना तो शिकायत थी ना कोई कटाक्ष, बस एक सच्ची स्पष्ट शांति थी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, नंदनी ने मुस्कुराते हुए कहा, बल्कि शुक्रिया कहना चाहती हूँ। आपने मुझे सिखाया कि अपनी खुशी के लिए खड़ा कैसे हुआ जाता है। आकाश कुछ पल चुप रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, काश मैं ये सब पहले समझ पाता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। नंदनी की आवाज़ अब दृढ़ हो चुकी थी। अब मैं उस रास्ते पर हूँ जहाँ पीछे मुड़कर देखना नुकसानदायक हो सकता है। इतना कहकर नंदनी ने आंखें बंद कर ली। आकाश समझ गया
ये समापन था एक युग का। वो चुपचाप कमरे से निकल गया। तभी प्रोफेसर साहब के साथ बुआ जी और महाराज जी भी आए। महाराज जी ने नंदनी के लिए जूस बनाकर लाए थे। अब आकाश का वहाँ कोई काम नहीं था, इसीलिए वो चुपचाप उठकर वहाँ से चला गया। प्रोफेसर साहब ने उसे रुकने के लिए भी कहा, पर उसने काम का बहाना बना दिया। दूसरी तरफ हेमंत राधा को देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन में ढेरों सवाल उमड़ रहे थे। राधा भी जैसे उसे देखकर कुछ असहज सी हो गई। तुमसे कुछ बात करनी थी, हेमंत ने शालीनता से कहा। राधा ने सिर हिलाकर हाँ में भरी। हाँ बोलो। वे दोनों पास के एक बेंच पर बैठ गए। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद हेमंत ने पूछा, तुम आकाश को कैसे जानती हो? राधा का चेहरा फीका पड़ गया, जैसे पुरानी चोट फिर से हरी हो गई हो। उसने गहरी सांस लेकर कहा, आकाश मेरे गांव का ही है। वो मेरा अच्छा दोस्त था, पर मैं उसे शायद थोड़ा ज्यादा चाहने लगी थी। फिर हेमंत ने उत्सुकता से पूछा। फिर एक दिन मजाक में मैंने उसे अपने दिल की बात कह दी, लेकिन तब से उसने मुझसे दूरी बना ली। और अब जब मैंने उससे मिलने की कोशिश की तो वो मुझसे ऐसा व्यवहार करने लगा जैसे मैं उसके लिए कोई मतलब नहीं रखती थी। फिर एक दिन वो अचानक से गांव छोड़कर चला गया, बिना किसी को कुछ बताए। हमें या किसी को कुछ भी नहीं पता था। संयोग से जब मैंने इस कॉलेज में दाखिला लिया तो पहले ही दिन मैं आकाश को देख लिया था, लेकिन मैं जानती थी वो बहुत नाराज है, इसीलिए मैंने उससे दूरी ही बना रखी थी। लेकिन उसके घर वाले बहुत परेशान थे, इसीलिए मैंने उन सबको ये बता दिया कि वो यहीं पर है और वो ठीक है। हेमंत कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तो तुम मुझसे बदला लेने लौटी हो? राधा की आंखों में आंसू छलक आए। नहीं, बदला नहीं, बस ये जानने आई हूँ मैंने ऐसा क्या किया कि उसने मुझे हमेशा के लिए भुला दिया। हेमंत उसकी आंखों में देख रहा था। वहाँ दर्द था, पर कोई घृणा नहीं। उसने राधा का हाथ थामा। शायद उसे उस वक्त समझ नहीं आया कि तुम्हारे शब्दों के पीछे कितना सच्चा भाव था। अब मैं सब समझ गया हूँ। मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा। पर क्या तुम जानती हो कि वो किसी और से प्रेम करता है? राधा ने उसकी तरफ देखा। पहली बार किसी ने उसकी कहानी को बिना जज किए सुना था। राधा बोली, जानकर भी क्या फर्क पड़ता है? उसके जीवन में मेरा कभी कोई स्थान था ही नहीं। वो किसी को भी चाहे मैं कौन होती हूँ उन्हें कुछ भी कहने वाली। उसकी आंखें भर आई और ये कहकर वो चली गई और हेमंत उसे जाता हुआ देखता रहा। उधर शाम के समय सुजैन केतकी से मिलने आई तो केतकी किताबों के बीच कुछ उलझी सी बैठी थी। अचानक से सुजैन को देखकर वो घबरा गई। क्या बात है केतकी, स्कूल भी नहीं गई आज? सुजैन ने पूछा। केतकी ने थोड़ा चौंक कर उसकी ओर देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, बस थोड़ा थक गई थी, सोचा छुट्टी ले लूं। सुजैन ने उसकी आंखों में झांक कर देखा। यह कोई और ही बात थी। सैम से मिलने गई थी ना? सुजैन ने सीधे पूछा। केतकी चौंक गई। आपको कैसे पता? क्योंकि तुम जब भी किसी की मदद करना चाहती हो तुम्हारी आंखें कुछ खास तरह से चमकती है, सुजैन ने मुस्कुराकर कहा। केतकी झिम गई। आपको सब पता होता है? शायद इसीलिए क्योंकि मैंने भी कभी किसी को ऐसे ही चाहा था, सुजैन ने धीमे से कहा। केतकी ने उसकी ओर देखा। आप आकाश की बात कर रही हो ना? सुजैन ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन अब लगता है कि शायद मुझे सिर्फ उसकी परवाह करना ही आता है, उसे पाना नहीं। दोनों कुछ पल चुप रही, फिर सुजैन ने हौले से केतकी का हाथ थामा। जो भी हो, अगर तुम्हारा दिल साफ है और नीयत अच्छी है तो रास्ता जरूर मिलेगा। रात का सन्नाटा और अगले दिन की रोशनी। रात ने घर को अपनी चुप्पी में समेट लिया। नंदनी की हालत अब बेहतर थी। वो अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। चांदनी उसका चेहरा सहला रही थी। उसने अपने पास रखी डायरी निकाली और लिखा, अब मैं कोई शिकायत लेकर नहीं चलूंगी। ये जीवन मास्टर जी के लिए ही रहेगा। देवता संसार से प्रत्येक रूप से नहीं मिलते, बस उनका एहसास होता है। मैं बस अब इसी एहसास के साथ यहाँ से विदा हो जाऊंगी। ये मेरी नई यात्रा की पहली सुबह शुरू होने वाली है। अगली सुबह वो मुस्कुराते हुए तैयार हुई। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, उसका चेहरा शांत। जब वो नीचे आई तो सबने राहत की सांस ली। प्रोफेसर साहब ने उसे देखा और कहा, बेटा आज तू पहले जैसी लग रही है। नंदनी ने कहा, क्योंकि आज मैं खुद को स्वीकार कर चुकी हूँ पिताजी। आकाश दूर खड़ा था, लेकिन इस बात को वो सिर झुकाकर बेमन से मुस्कुराया। ये मुस्कान न केवल प्रेम की थी
न दर्द की, ये स्वीकार की मुस्कान थी। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखिए, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।